एक प्रॉब्लम देखिए सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल का। तो दो पार्टिकल मान लीजिए ये 1 kg का है और ये 2 kg का है और ये 0 0 पे दिया हुआ है और ये 5,0 मीटर पे दिया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Position of center of mass from 1 kg and 2 kg, and check whether M1 R1 equal to M2 R2 or is satisfied or not. Is satisfied or not. चेक कीजिए तो जल्दी से। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालिए। तो आप जान रहे हैं कि भाई 2 kg वाला मास ज्यादा है और 1 kg वाला कम है, तो 2 kg के आसपास सेंटर ऑफ मास हो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हुआ, तो निकालिए कितना होगा पोजीशन। तो पहले वाले से दूरी हम लोग x1 बोल दिए, दूसरे वाले से दूरी x2 बोल दी। तो m1 x1 यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू m2 x2 इज सेटिस्फाइड और नॉट। x1 कैसे निकालेंगे हम? xcm पहले पार्टिकल से है, xcm1 कर दिए, xcm2 कर दिए। सेंटर ऑफ मास का दूरी पहले से, तो पहले वाले से निकालेंगे तो क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट कहलाता है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट कहलाता है x2 y2। m1 है 1, x1 है 0, यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ है, और प्लस 2 इंटू 5, x2 5 है बाय 1 प्लस 2 10/3 पे आ गया। तो दूसरे वाले से कितना दूरी पे हो जाएगा? तो पूरा 5 मीटर था, ये 10/3 हो गया, तो ये 5/3 मीटर पे हो। तो आंसर में दिखाइएगा आप, तो देखिए 5 मीटर दूरी पे था ये दोनों, ये 1 kg का था और ये 2 kg का था। तो इसको अगर हम लोग 3 टुकड़े में बांट दें, पूरा 5 है, 5 मीटर दूरी है, टोटल मास 3 है, तो 3 पार्ट में इसको अगर डिवाइड कर दें तो सेंटर ऑफ मास हम लोग का यहाँ आया है, इस पोजीशन पे है। y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, m1 y1 m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 बाई m1 प्लस m2 करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये पता चलता है इसी लाइन पे होगा, दोनों के मिलाने वाले लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये हो गया 5/3 दूरी पे, और ये दो पार्ट था 10/3 दूरी पे होगा। अब चेक करके देखिए m1 x1 बराबर m2 x2 होता है कि नहीं। तो 1 इंटू 10/3 और 2 इंटू 5/3, तो दोनों 10/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ m1 इंटू x1 ये वाला दूरी और m2 इंटू x2 ये वाला दूरी सेटिस्फाइड हो रहा है, ये m1 और वो m2। तो m1 r1 बराबर m2 r2 हो रहा है आपका सेटिस्फाइड। इसका मतलब आप क्या सीखे कि सेंटर ऑफ मास जो होता है दोनों पार्टिकल के मिलाने वाले लाइन पे होता है, और ज्यादा वाला मास के नजदीक हुआ 5/3 मीटर 1.66 हो गया ये, और बाकी ये हो गया यहाँ पे 3.33 मीटर पे। तो छोटे वाले से ज्यादा दूर होता है। अब अगर मान लिए दोनों पार्टिकल थोड़ा खिसक गया इधर से x1 दूरी, और ये इधर से थोड़ा दूरी खिसक गया x2 दूरी, और तब आपको जो है निकालना है कि मान लीजिए x1 खिसका तो ये कितना खिसका। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो आप देख लिए कि दो पार्टिकल में सेंटर ऑफ मास इस तरह से होता है कि m1 r1 बराबर m2 r2 हमेशा होता है। इसको r1 बोल दें, इसको r2 बोल दें, और इसको m1 बोल दें, इसको m2 बोल दें, तो हमेशा सेटिस्फाइड होगा। m2 into r2 equal to m1 into r1, always satisfied।
तो दो पार्टिकल अगर दिया हुआ है तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से होगा कि m1r1 बराबर m2r2। तो कम वाले मास से ज्यादा दूरी पे सेंटर ऑफ मास हो और ज्यादा वाले मास से कम दूरी पे सेंटर ऑफ मास हो ऑलवेज। ये आंसर हम लोग का आया है, इससे पता चल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। मान लिए दो पार्टिकल है, एक है m1 और एक है m2। दोनों d दूरी पे है एक दूसरे से। कितने दूरी पे है? d दूरी। और अगर ये पार्टिकल खिसक के मान लीजिए कि x1 दूरी आ गया, यहाँ पे आ गया, m1 अब यहाँ चलाया, m2 को खिसक के कितना आना हो? तो m2 को खिसक के कितना आना हो? m1 खिसक के मान लीजिए यहाँ आ गया, तो m2 को खिसक के कहाँ आना हो? m2 भारी है, m1 हल्का। मान लीजिए m1 1 kg है, m2 2 kg है। मन में सोच लीजिए। तो x2 कितना होगा ये पूछा जा रहा है। x2 खिसक के कितना आएगा? ये m2 वाला बड़ा है, m1 वाला छोटा है, उसका मास कम, तो वो ज्यादा दूरी गया और ये कम दूरी जाएगा। तो ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, तो फाइंड द displacement of m2 towards left if m1 is displaced towards right by x1 in order to maintain the position of the initial position of center of mass। मतलब सेंटर ऑफ मास को बगैर चेंज किए हुए अगर m1 x1 दूरी चलता है तो m2 कितना दूरी चलेगा, ये आपको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। दोनों के बीच का इनिशियल दूरी d था, तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दोनों को मिलाने वाले लाइन ये m1 m2 था, जहाँ पे शुरू में m1 यहाँ था, m2 यहाँ था। अब दोनों के सेंटर के मिलाने वाला लाइन के पास होगा और बड़े वाले मास के पास में होगा सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से ये खिसक के थोड़ा आगे चला है, हल्का वाला है, ज्यादा दूर है। कितना दूर आ गया x1? सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में कह रहा है कि वहीं पे, तो m2 कितना खिसक के आएगा ये वाला, ये आपको निकालना है। x2 कितना था, कैसे निकालिएगा? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो वहीं का वहीं है, ये इनिशियल सीन था और फाइनल सीन ये है। ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, वहीं का वहीं है, तो कैसे निकालिए? टोटल दूरी d दिया हुआ था, टोटल दूरी क्या दिया हुआ था? d। तो ये x1 दिया हुआ है, तो x2 कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी आप जो पढ़े थे थोड़ी देर पहले, जस्ट इसके पहले अभी क्वेश्चन बनाए, जब m1 m2 रहता है कुछ दूरी पे, तो सेंटर ऑफ मास पहले से अगर हम लोग r1 मान लें, क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं, r1 मान लें और दूसरे से r2 मान लें, तो हम लोग जानते हैं कि m1 r1 बराबर m2 r2 होता है। तो वो लिख देते हैं, वी नो दैट m1 r1 इक्वल टू m2 r2, ये होगा। अब नए सिचुएशन, तो ये एक इक्वेशन बन गया आपका। अब नए सिचुएशन में देखें कि मान लिया कि ये x1 खिसक गया और ये x2 खिसक गया,
अब सेंटर ऑफ मास वही है, तो फिर अब ये 2 पार्टिकल हो गया, M1 M2 2 पार्टिकल हो गया, इसके बीच का दूरी अब घट गया है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है इससे यहाँ से कितना दूरी पे होगा, तो R1 माइनस H दूरी पे होगा, और इससे कितना दूरी पे होगा, इस M2 से, तो ये पहले R2 पे था, अब X2 आ गया, ये तो ये बच जाएगा यहाँ से R2 माइनस X दूरी, X2 दूरी, R2 माइनस X2, ये X1 आया था, R1 माइनस X1। तो हम फिर जानते हैं यहाँ पे कि 2 पार्टिकल रहता है तो सेंटर मास इस तरह से होता है कि M1 इंटू ये वाला दूरी इक्वल टू M2 इंटू ये वाला दूरी होता है। आल्सो नए सिचुएशन में M1 इंटू ये वाला दूरी M1 इंटू R1 माइनस X1 बराबर M2 इंटू R2 माइनस X2 हो जाएगा। M1 इंटू R1 माइनस X1, 2 पार्टिकल जब रहता है, 2 पार्टिकल जब कुछ दूरी पे रहता है तो सेंटर ऑफ मास ऐसा होता है कि M1 इंटू R1 बराबर M2 इंटू R2 होता है। अब ये कुछ खिसक गया तो ये मान लिया X2 खिसक गया तो इसकी दूरी बच गई R1 माइनस X1, इसकी बच गई R2 माइनस X2। अब अभी भी 2 पार्टिकल है, तो 2 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, पहले से जितना दूरी है दूसरे से जितना दूरी है, M1 इंटू ये दूरी बराबर M2 इंटू ये दूरी। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड रहता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो M1 R1 माइनस M1 X1 बराबर M2 R2 माइनस M2 X2। अभी क्वेश्चन 1 का वैल्यू M2 R2 की जगह M1 R1 डाल दीजिए, यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से M2 R2 की जगह M1 R1 डाल दिया तो ये कट जाएगा, तो 1 वाले को यूज कीजिएगा तो M1 R1 रहने दिए, माइनस M1 X1 रहने दिए, M2 R2 की जगह M1 R1 डाल दिए, माइनस M2 X2 रहने दिए, ये M1 R1 फिर कट गया, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, M1 X1 बराबर M2 X2। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो। तो ये हम लोग देखें कि M1 अगर खिसका X1 दूरी और M2 खिसका X2 दूरी, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जहां है वहीं पे रहने के लिए लेफ्ट वाला मास जितना आया और राइट वाला मास जितना गया, दोनों का प्रोडक्ट भी सेम होगा। अब अगर ये दिया हुआ था X1 तो X2 हो जाएगा M1 X1 बाय M2, तो X2 का आंसर हो जाएगा फिर M1 X1 बाय M2। क्वेश्चन में M1 दिया था, M2 दिया था, X1 दिया था, तो आंसर हो जाएगा M1 X1 बाय M2। इसी से X2 निकल जाएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अगर नहीं चेंज कर रहा है, शुरू में जहां था वहीं पे रखने के लिए ये पार्टिकल जितना दूर गया उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पार्टिकल जितना दूर गया उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। तो इसमें से X2 पूछा था आपको, तो X2 निकल के आ जाएगा M1 X1 बाय M2, यही आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी आप आज के बाद आप लिख सकते हैं, एक बार अभी दिखा दिए, अब आज के बाद डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे। लिखा हुआ था क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जैसे शुरू में था लास्ट में वही रहे, अगर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। मतलब इस सिचुएशन में भी आप लिख सकते हैं M1 R1 M2 R2, इसमें भी लिख सकते हैं M1 इंटू दिस बराबर M2 इंटू दिस, और ये भी लिख सकते हैं M1 X1 बराबर M2 X2 if position of center of mass remain fixed। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि एक प्लैंक है, एक प्लैंक है और एक आदमी इस पे खड़ा है, आप खड़े हैं इस पे एक किनारे पे, प्लैंक का पूरा लेंथ L है, तो इस इंसान का मास 60 किलो होगा, अब प्लैंक का मास 2-4 किलो होगा, स्मॉल एम इसके सेंटर पे होगा और इसका मास इसके सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ मास। तो
ये जो प्लैंक रखा हुआ है जमीन पे, ग्राउंड स्मूथ है, ग्राउंड क्या है, स्मूथ। लेकिन प्लैंक का ये सरफेस स्मूथ नहीं है, क्योंकि आदमी इस पे चलेगा, रफ सरफेस है तभी चलेगा। लेकिन जमीन पे जिस पे प्लैंक रखा हुआ वो स्मूथ है, और इनिशियली दोनों रेस्ट में है। इनिशियली मैन एंड प्लैंक, मैन एंड प्लैंक आर इन रेस्ट, सब रेस्ट में था। अब अगर आदमी वॉक करते हुए प्लैंक के किनारे से इस किनारे से इस किनारे पे आ जाता है, तो प्लैंक कितना खींचेगा, खिसकेगा पीछे, वो निकालना है। तो उसको क्वेश्चन में लिख देते हैं। Now, if the man walks to another end of the plank of length L, then find the displacement of plank. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आदमी जो है टहल के प्लैंक के दूसरे किनारे पे चला गया, तो प्लैंक कितना खिसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, यही क्वेश्चन है। अब इसको दो पार्टिकल सिस्टम की तरह हम लोग मान लेंगे। आदमी को एक पार्टिकल मान लिए, अब दूसरा पार्टिकल मान, इसको दो पार्टिकल की तरह हम लोग मान लेंगे। मैन हो गया एक पार्टिकल की तरह, प्लैंक हो गया दूसरे पार्टिकल की। तो टू पार्टिकल सिस्टम है, तो आप पहले पता कीजिए आदमी वॉक कैसे करेगा। तो आदमी जब चलता है तो अपने पैरों से इसको पुश करता है पीछे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है। इसके चलते आदमी के पैर पे भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट लगेगा, इधर पे भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा उसी तरीके से, एक्शन का रिएक्शन। अब इसी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जो है फ्रिक्शन कहलाता है, और एक कंपोनेंट इधर आएगा नॉर्मल कंपोनेंट का। ये जो पुश किया ये नॉर्मल नहीं है, पुश किया रिएक्शन बोले, रिजल्टेंट फोर्स बोले, आर। अब इसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल वाला फ्रिक्शन है, और ये परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल रिएक्शन है। आदमी ने अपने पैरों से इसको पुश किया, कांटेक्ट फोर्स लगाया, इसको रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब इस आर का दो हिस्सा होगा, एक इधर एक इधर। तो ये फ्रिक्शन के चलते ये प्लैंक पीछे जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा जितना ऊपर था उतना ही नीचे होगा। ये जमीन पे इसको दबाएगा, तो जमीन इस पे धक्का मारेगा, ऐसे N1 ग्राउंड पे था, जमीन तो में धसेगा नहीं अंदर, ये हार्ड है। तो यही सारे फोर्स डायग्राम होंगे। तो आप देखें कि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स है फ्रिक्शन, तो प्लैंक पीछे मूव करेगा, इसी फोर्स से एक्सलेट करेगा एक्चुअली। अब इसका मास अलग है, फोर्स सेम लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जितना इस पे लग रहा है आदमी के पैर पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि मास अलग अलग। फोर्स बाय मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और आदमी का मास ज्यादा था तो उसका एक्सेलरेशन इधर कम होगा, और प्लैंक का एक्सेलरेशन ज्यादा। तो ये कहानी हुई। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग सिर्फ देखें, दोनों को सिस्टम मान के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, तो देख रहे हैं ये फोर्स राइट वर्ड में प्लस है, ये लेफ्ट वर्ड में है माइनस है, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है। हम लोगों ने देखा कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स on the system of man plus plank, on the system of man plus plank, system of man plus plank equal to plus f और माइनस f, जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स 0 हो, दो पार्टिकल सिस्टम है, इनिशियली दोनों रेस्ट में था, तो x डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग,
इनिशियल वाला, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, m1 इंटू u1 x डायरेक्शन का, m2 इंटू u2 x डायरेक्शन का बाय m1 प्लस m2 करके निकालेंगे। तो शुरू में दोनों रेस्ट में था, नहीं मूव कर रहा था, तो सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी 0 आ गया, और साथ में नेट फोर्स दोनों पे 0 है। तो हम लोग जानते थे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस को हम लोग बोले। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स 0 हो गया एक्स डायरेक्शन में, अब बाय टोटल मास करेंगे दोनों को मिला के तो वो 0 ही आ जाएगा। टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है, तो सेंटर ऑफ मास का मास से डिवाइड करते हैं मतलब टोटल मास से, तो एक्सेलरेशन भी 0 है। तो हम लोग दो बात देखे, क्या देखे कि सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। एक्सेलरेशन तो 0 हो गया और वेलोसिटी भी नहीं था, तो एक्सेलेटर भी नहीं दिए और गाड़ी रुकी हुई और एक्सेलेटर भी नहीं दिए तो चलेगा ही नहीं, रेस्ट में ही पड़ा रहेगा। तो जब ये यूसीएम भी 0 है एक्स डायरेक्शन में और एसीएम भी 0 है एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। लेकिन ये दोनों पार्टिकल मूव करेंगे, आदमी आगे आएगा एक्सेलरेशन से, प्लैंक जाएगा एक्सेलरेशन से, लेकिन सेंटर ऑफ मास इन दोनों का जहां कहीं भी होगा, वो आदमी एक किनारे से दूसरे किनारे आ भी जाए तो प्लैंक को इस तरह से खिसकना होगा कि सेंटर ऑफ मास अभी शुरुआत में जहां पे होगा लास्ट तक वहीं पे रहना चाहिए, वो चेंज नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। प्लैंक का और आदमी का पोजीशन चेंज करेगा, ये बोथ विल एक्सेलरेट बट सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 आ गया, और दोनों पे फोर्स जो लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, खाली मोशन चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होने की संभावना है, धरती फाड़ के नीचे तो जाएगा नहीं, ओरिएंटल डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को फिक्स रखते हुए दोनों को मूव करवाएंगे। तो हम लोग इसके पहले जस्ट अभी क्वेश्चन किए थे दो पार्टिकल सिस्टम में, तो उसी तरह का दो पार्टिकल की तरह हो गया, खाली ये फोटो में आदमी बना हुआ है, प्लैंक बना हुआ है, लेकिन है दो पार्टिकल। तो दो पार्टिकल का कहानी पढ़े थे, एक मूव करता है x1, दूसरा मूव करता है x2। तो m1 x1 बराबर m2 x2 होता है, मतलब m लेफ्ट इंटू x लेफ्ट इक्वल टू m राइट इंटू x राइट। तो m1 x1 बराबर m2 x2, मतलब एक जितना मूव किया उसका मास इंटू मूवमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा जितना मूव किया उसका मास इंटू उसके मूवमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर ऑफ मास पोजीशन तब वहीं रह जाता है। जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे। इसी तरह का कहानी इसमें होगा कि दो पार्टिकल है, इनिशियली रेस्ट में था, अब दोनों मूव करने लगा, लेकिन नेट फोर्स 0 होने के चलते एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का नहीं हो रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फिक्स्ड रहेगा, जहां है वहीं रहेगा। तो दोनों को खास तरीके से मूव करना पड़ेगा। वो खास तरीका क्या है, m लेफ्ट x लेफ्ट इक्वल टू m राइट x राइट। इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप। तो फाइनल डिस्कशन हो गया कि बोथ द पार्टिकल्स विल मूव बट सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। फाइनल डिस्कशन इस सारे एनालिसिस से हम लोग को पता चला इस केस में both the particles will move but center of mass will not move। इसमें से पता चला हम लोग को both the particles will move but center of mass will not move। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, in this case both the particles मतलब मैन और प्लैंक पार्टिकल की तरह ट्रीट करें, will move but center of mass will not move। ये पता चल गया इस केस में, उस डिस्कशन से पता चला सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन इज 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन इज 0।
नॉट मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल मूव करेंगे, बट सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा। अब इसी बात को ध्यान में रख के हम लोग प्रॉब्लम बना देंगे। एक रफ फोटो बना दीजिए कि भाई मूव करके जाएगा तो कैसा सीन होगा, सेंटर ऑफ मास हमको वहीं पे रखना है। एक रफ डायग्राम बना देते हैं। ये आदमी का पैर था और ये प्लैंक पे खड़ा है शुरू में। इनिशियल पोजीशन तो इसको वाई एक्सिस बना दिए और उसको एक्स एक्सिस बना दिए। ये वाई एक्सिस बना दिए, इसको एक्स एक्सिस बना दिए। इनिशियली ऐसा सीन था। अब फाइनल सीन क्या होगा? फाइनल सीन होगा कि भाई प्लैंक, अब दोनों का सेंटर ऑफ मास पहले लोकेट की। इस प्लैंक के बीच में सेंटर ऑफ मास देते हैं। आदमी का इसके पेट पे सेंटर ऑफ मास होगा, यहीं पे टोटल मास, यहीं पे टोटल मास। अब इन दोनों के मिलाने वाले लाइन पे सेंटर ऑफ मास शुरू में रहेगा। आदमी 60 केजी का होगा, ये 4-5 केजी का होगा, सेंटर ऑफ मास इसके आसपास होगा, यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास कहीं इस पोजीशन पे होगा आदमी के पास में। अब ये आदमी चलते चलते इधर आ गया तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे रहना है, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। प्लैंक इधर उधर जाएगा, तो प्लैंक किधर जाएगा? तो प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, आदमी के पैर पे फ्रिक्शन आगे लग रहा था, फ्रिक्शन के चलते ही आदमी चलता है। तो नया पोजीशन कुछ इस तरह का, उतना ही लेंथ का, प्लैंक जितना लेंथ का था उतना ही लेंथ का बनाना होगा। जितना बड़ा ये खींचे है उतना ही बड़ा यहाँ खींचना होगा, इस तरह का कुछ। और आदमी आ गया राइट साइड में, आदमी आ गया राइट साइड में, मैन आ गया राइट साइड में, और प्लैंक खिसक गया पीछे। और ये ख्याल रखना हमको, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये ख्याल रखना। तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहना चाहिए, इस लाइन पे था। और ये लाइन हमारा शुरुआत वाला वाई एक्सिस था, और ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस था। तो यहीं से हम लोग दूरी मेजर कर रहे हैं, ऑरिजिन ले लिए। तो वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोजीशन। और ये वाला लाइन जो है, ये डॉटेड वाला, ये सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वाला लाइन है। अब आदमी का मास यहाँ पे होगा, इसके पेट पे, प्लैंक का मास यहाँ होगा। अब दोनों जो है मूव कर गया है, लेकिन ज्यादा वाले मास के आसपास सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यहीं रहा। देखिए इस तरह का सीन हो जाए। अब प्लैंक पीछे खिसक जाएगा, आदमी आगे आ जाएगा। अब देखिए इस तरह का सीन हो जाएगा। इस फोटो में देखिए सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है। अब प्लैंक का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज कर गया, प्लैंक इस जगह से उधर चला गया, आदमी इस जगह से इधर चला है। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो था, ये चीफ मिनिस्टर, सेंटर ऑफ मास ये जो है वहीं का वहीं रह गया। ये दोनों चोरी चोरी इस तरह से चुपके चुपके मूव किए कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं चेंज किया और दोनों का पोजीशन चेंज कर गया। तब हम इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे कि ये वाला आदमी इधर कितना गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये प्लैंक उधर कितना गया प्लैंक के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वो बात आपको नहीं पता है कि m1 x1 बराबर m2 x2 होगा, तो आप उसको यहाँ डिराइव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं एकदम प्रोसेस से। या निकाल के देखिए, एक बार निकाल के देखिए क्या होता है। कहा देखिए इसका कोऑर्डिनेट, पहले वाले आदमी का ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0, ऊंचाई कुछ होगा, मान लीजिए y1 ऊंचाई पे है सेंटर ऑफ मास। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा l/2, बीचों बीच होता है सेंटर ऑफ मास। पूरा प्लैंक l था, सेंटर ऑफ मास l/2 पे होगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा l/2, और एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0। ये हो गया। अब नए सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, फाइनल सिचुएशन में निकालिए कहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब यहां से इसकी दूरी कितनी होगी आप बताइए, आदमी का जो ये सेंटर ऑफ मास है उसका दूरी। प्लैंक हमको निकालना था कितना खिसका, तो मान लेते हैं प्लैंक एक्सपी खिसका। प्लैंक का ये छोर इधर चला गया, तो मान लिए प्लैंक एक्सपी खिसका। पूरा लेंथ प्लैंक का एल था, तो एल में से एक्सपी घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, दूसरे किनारे पे आदमी आ गया है।
तो ये वाला दूरी जो हो जाएगा, ऊपर में जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। अब आदमी जो खिसक के यहाँ आ गया, ये पूरा लेंथ था एल, तो प्लेन खिसक गया एक्सपी, तो ये बच जाएगा एल माइनस एक्सपी। तो आदमी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्सपी दूरी चला गया। वाई कोऑर्डिनेट y1 ही रहेगा, जितना ऊंचाई पे था उतना ही ऊंचाई पे रहेगा। और इस प्लेन का कोऑर्डिनेट बताइए, अब यहाँ से यहाँ ओरिजिन से ये कितना दूर होगा। तो प्लेन का पूरा लेंथ जो है इसके बीचों बीच में है, पूरा लेंथ जो था एल था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l/2 है। बीचों बीच में सेंटर ऑफ मास होता है प्लेन के, तो ये आधा दूरी ले लिए l/2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कितना बचेगा, एक्सपी माइनस l/2 बचेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है, इसके कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको। तो कितना दूरी बचा, ये लेफ्ट में गए, लेफ्ट में अगर आप 2 मीटर जाते हैं, इधर 1 मीटर 2 मीटर जाते हैं तो 2,0 लिखते हैं, इधर 2 यूनिट गए तो -2,0 लिखते हैं आप। तो कितना दूर गए, ये वाला दूरी एक्सपी माइनस l/2 गए, और लेफ्ट साइड में गए इसलिए इसमें माइनस लगाना होगा। और इसका y कोऑर्डिनेट तो ये x एक्सिस पे ही है, तो y कोऑर्डिनेट 0। इसी लाइन पे प्लैंक उधर खिसकेगा, नीचे नहीं आया है, दूसरा फोटो बना के दिखाया खाली, सेकंड चीज वही सीन। अब इसी जगह पे प्लैंक पीछे खिसक गया, आदमी उधर खिसक गया, इसी जगह पे जाएगा प्लैंक पीछे आदमी, तो हटा के खाली बनाए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सेकंड सीन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये वाला दूरी में माइनस लगा देंगे, ये दूरी बचा एक्सपी माइनस l/2, उसमें माइनस लगा दिया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो दूरी दोनों सिचुएशन में सेम है, तो दोनों सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट निकाल लिया दोनों पार्टिकल का, दोनों सिचुएशन में। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा के दोनों का डिस्टेंस सेम कर दीजिए। देखिए तस्वीर में, ये पहला सीन है, पहला सीन है, y एक्सिस से सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे है, कितने दूरी पे है, इसका नाम दे दिया एक्सीएम इनिशियल, और बाद में सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे, उतना ही दूरी पे है, तो एक्सीएम फाइनल, एक्सीएम फाइनल उतना ही दूरी पे है। इस तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं कि एक्सीएम इनिशियल जितना था ओरिजिन से, फाइनल भी उतना ही दूरी पे है, यही ना बात है। एक्सीएम जितना दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, यहाँ भी उतना ही दूरी पे है। तो चलिए एक्सीएम कैसे निकालते हैं, m1 इंटू x1, m1 कौन हो गया, आदमी, उसका मास, इंटू x1 क्या हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट 0, प्लस m2 इंटू x2, m2 क्या है, लेंथ, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट l/2 है, l/2 बाय m1 प्लस m2। अब फाइनल वाला फोटो में वही फार्मूला लगाइए, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस। फाइनल फार्मूला में m1 ये आदमी हो गया, और कितना दूरी पे है, l माइनस एक्सपी, और m2 कितना है, ये प्लैंक है, उसका मास कितना है m, कितने दूरी पे है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ है, माइनस एक्सपी माइनस l/2, एक्सपी माइनस l/2 कितने दूरी पे, बाई m1 प्लस m, ऐसा हो जाएगा। अब ये वाला कट गया, हम लोग बोले कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करें, ये दोनों कट गया, इधर क्या बच गया, m इंटू l/2, इधर बच गया m इंटू l माइनस एक्सपी, और ये हो गया माइनस, मल्टीप्लाई कर दिए m एक्सपी प्लस m l/2, ये m l/2 कट जाएगा, तो क्या आ गया कंडीशन, कैपिटल M माइनस एक्सपी बराबर m इंटू एक्सपी, ऐसा आ गया कंडीशन। अब देखिए यही चीज हम बोल रहे थे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डिराइव भी हो। क्या आया, ये आदमी कितना गया, यहाँ से यहाँ चला है, आदमी कितना गया, ये वाला l माइनस एक्सपी, तो मैन राइटवर्ड गया था, मैन का मास इंटू l माइनस एक्सपी, m राइट x राइट, और राइट जाने वाला आदमी कितना दूरी गया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लैंक किधर गया था, लेफ्ट, प्लैंक का मास क्या था, कितना गया, एक्सपी m इंटू एक्सपी। मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं कि m लेफ्ट, x लेफ्ट
इक्वल टू एम राइट एक्स राइट फॉर्मूला वैलिड होता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। दो पार्टिकल था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं किया, तो हम लोग देखें कि यही कंडीशन निकल के आता है, एम लेफ्ट एक्स लेफ्ट इक्वल टू एम राइट एक्स राइट। ये लेफ्ट की तरफ जा रहा था प्लैंक, तो प्लैंक का मास इनटू लेफ्ट वाला दूरी कितना खिसका, यहाँ से यहाँ चला गया एक्सपी, तो प्लैंक का मास एम इनटू एक्सपी दूरी खिसका एक्सपी, और आदमी किधर गया राइट, आदमी का मास इनटू इधर का दूरी ये एल माइनस एक्सपी, तो वही चला आता है बार बार। तो एक बार हम आपको पूरा प्रोसेस से करके दिखा देंगे कि सेंटर मास का पोजीशन अगर सेम रहेगा तो एम लेफ्ट एक्स लेफ्ट इक्वल टू एम राइट राइट हमेशा आएगा। सेंटर मास का पोजीशन अगर सेम रहेगा, एक बार करके हम दिखा दिए इनिशियल से, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम रहेगा तो हमेशा ये कंडीशन रहेगा। तो आज के बाद आप डायरेक्ट इसी यहीं से शुरू कर सकते हैं। ये फोटो बना दीजिएगा अपने सुविधा के लिए, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, इसको काटते हैं तो फिर वही बचता है। तो डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट में प्रॉब्लम को करेंगे आज के बाद। एक बार दिखा दिए कैसे होता है। पोजीशन सेंटर ऑफ मास का अगर नहीं चेंज करेगा तो हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, एम लेफ्ट एक्स लेफ्ट इक्वल टू एम राइट एक्स राइट। नोट कर लीजिए। अब इसी में से एक्सपी निकल जाएगा हमारा। इसमें से सॉल्व कर लीजिए। एम इंटू एल माइनस एम एक्स पी बराबर एम एक्स, तो एम एक्स पी उधर चला गया बराबर कैपिटल एम इंटू एल, एक्स पी आ गया एम एल बाई एम प्लस एम। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। अब जो हम बोले क्या कि भाई पूरा एकदम डिटेल में लिख के नहीं बनाना है, और शॉर्टकट में आपको बनाना है, एम लेफ्ट एक्स लेफ्ट लिख करके ये लिख के बनाना है। तो एक बार शॉर्टकट में जैसे के बनाएंगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि नेट फोर्स 0 है कि नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है कि नहीं। तो ये प्लैंक दिया था रेस्ट में, और आदमी भी रेस्ट में था, तो इनिशियल तो जो है दोनों का वेलोसिटी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक डायरेक्शन में 0 होगा। अब आदमी के पैर पे फोर्स लगता है आगे की तरफ, अब प्लैंक पे फोर्स लगेगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ, फ्रिक्शन के चलते ही चलता है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा, ये पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग दूसरा फोटो बना देते हैं, और दूसरा फोटो बना के एक रफ डायग्राम अपने सुविधा के लिए बना लेते हैं। आदमी यहाँ चला है,
अब बोले कि सेंटर ऑफ मास यहाँ शुरू में था, यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास वहीं पे है, तो ये वाई एक्सिस बनाए हुए थे, ये मान लिए कि एक्सपी गया, कौन, प्लैंक, प्लैंक का ये वाला छोर यहाँ पे पहुंच गया, एक्सपी गया, तो आदमी इधर कितना बचा, आदमी यहाँ था, यहाँ चला गया, ये चला गया एल माइनस एक्सपी। बस अब फॉर्मूला लगा देना सीधा सीधा, क्या फॉर्मूला लगा देना, एम लेफ्ट एक्स लेफ्ट इक्वल टू एम राइट एक्स राइट, ऐसे लिख देना है बस। अब ये लेफ्ट लेफ्ट की तरफ कौन गया, प्लैंक गया, प्लैंक का कितना मास था, स्मॉल एम, कितना गया, एक्सपी। राइट की तरफ कौन गया, आदमी गया, कितना मास था, कैपिटल एम, कितना गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो एल माइनस एक्सपी। बस यही लिख देना, आंसर आ जाना, एम एल माइनस एम एक्सपी। अब इसको उधर ले जाके जोड़ देंगे, सॉल्व कर देंगे, ऐसे ही बना देना बस, आज के बाद इसी तरह से सॉल्व कर देना, ये हो गया। अब जब आपसे पूछे हम कि आदमी क्या था, प्लैंक के एक एंड पे था, प्लैंक का कितना लेंथ था टोटल, एल, प्लैंक टोटल कितना लंबा था, एल लेंथ का, तो आदमी एक किनारे से दूसरे किनारे चलाया प्लैंक का, तो आदमी कितना गया, प्लैंक का पूरा लेंथ था एल, प्लैंक का पूरा लेंथ था एल, आदमी एक किनारे से दूसरे किनारे चला गया, तो आदमी कितना गया, टाइप करके लिखो, आदमी कितना गया, एक किनारे पे था, प्लैंक था एल लेंथ का, एक किनारे पे आदमी था, दूसरे किनारे पे चला गया, तो आदमी कितना गया, एल, आदमी एल नहीं गया, वो प्लैंक रेस्ट में रहता तब जाता आदमी एल, जैसे प्लैंक नहीं चलता एकदम फिक्स रहता, और यहां से आदमी चला गया, यहाँ देखो ना, यहाँ फोटो में तुम कितना देख रहा है, आदमी कितना गया है, इतना ही ना गया है, एल माइनस एक्सपी गया है, यहाँ पे था आदमी, अब यहाँ पहुंच गया, एल माइनस एक्सपी गया आदमी, एल नहीं गया, तो वो कब बोलते हैं एल, जब प्लैंक नहीं मूव करता, प्लैंक रेस्ट में रहता, तब आदमी को बोलते कि एल गया, मतलब रिलेटिव टू प्लैंक बोलते मैन का डिस्प्लेसमेंट एल होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक बोलने का मतलब होता है कि प्लैंक रेस्ट में होता तब बोलते आदमी एल गया। और जमीन से देख रहे हैं आप, ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ मुआ के पैर के नीचे से आप यहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं प्लैंक भी भाग रहा है, तो प्लैंक भागा एक्सपी और आदमी गया एल माइनस एक्सपी, टोटल जोड़ के एल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम अर्थ इक्वल टू एल माइनस एक्सपी। तो जब आपसे पूछा जाता है आदमी कितना गया, मतलब एज सीन फ्रॉम अर्थ पूछा जाता है, तो एज सीन फ्रॉम अर्थ बोलेंगे एल माइनस एक्सपी, और अगर प्लैंक के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो उसमें बोलना पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक। तो ये जो एल है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एक्सपी है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक का मतलब हुआ प्लैंक रिलेटिव टू अर्थ, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू मतलब अर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक रिलेटिव एज सीन फ्रॉम अर्थ वो है एक्सपी के बराबर, प्लैंक खींचा एक्सपी, खिसका एक्सपी, और जमीन से देखने पे आदमी खिसका है एल माइनस एक्सपी, ये दोनों ग्राउंड से देखने पे एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। लेकिन आंसर में जो ये आया है, अब इसमें ये सारा सिंबल के साथ डाल दें तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक एज सीन फ्रॉम अर्थ, ये गया था कौन, आदमी मूव किया था, आदमी का मास, और एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम प्लैंक रिलेटिव टू प्लैंक डिवाइडेड बाय एम प्लस है, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में और ये प्लैंक के रेस्पेक्ट में एक्स, इसलिए उसको एक्स रिलेटिव भी बोलते हैं, एम एक्स रिलेटिव भी बोला जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब रिलेटिव टू प्लैंक, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक है, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू प्लैंक बोलते हैं, समझ में आ रही है बात। तो आंसर में जो है ये जो पार्ट है ये चीज है। अब आपसे देखिए पूछेगा कि मैन कितना गया, तो मैन का डिस्प्लेसमेंट एल माइनस एक्सपी बोलिएगा, प्लैंक कितना गया एक्सपी बोलिएगा, और मैन का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू प्लैंक कितना है तब बोलेंगे एल। ये आंसर को समझिए, ये ऐसा है,
अब इसी में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे इसको तो वेलोसिटी बन जाएगी। अगर बोलता कि रिलेटिव टू प्लैंक आदमी वीआर से टहल रहा है तो प्लैंक कितने वेलोसिटी से जाएगा जमीन से देखने पे, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एज रिलेटिव टू अर्थ आ जाएगा, और एम वैसा ही रहेगा, एम प्लस एम वैसा ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक हो जाएगा। ये वेलोसिटी वाला भी चीज इसी से मिल जाएगा। एक्सेलरेशन पूछेगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो टर्म है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक है, यहाँ पे जो एल है, ये जो एल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक आएगा। जमीन से देखने पे नहीं होगा उतना वेलोसिटी, तो वो होगा प्लैंक से देखने पे वेलोसिटी। ये वाला जो टर्म आएगा उसको वी रिलेटिव भी बोलते हैं। तो सारे टर्म को आप ध्यान से पहचान लीजिए कि क्या है। उसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं सर, इसी तरह क्वेश्चन बना पड़ा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज, तो इस पे एक आदमी खड़ा है, ट्रायंगुलर वेज है, इनिशियली यहाँ पे था आदमी, और मान लीजिए वहां से फिसल के वो यहाँ आ गया, ये स्मूथ सरफेस, या यहाँ पे रखा हुआ, या टहलते हुए आया, रफ सरफेस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है वो स्मूथ। ये वाला ग्राउंड स्मूथ है, ग्राउंड पूरा स्मूथ है, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और ये हाइट दिया हुआ है एल। आदमी को पार्टिकल की तरह मान लीजिए एक ब्लॉक ही रख देते हैं, चलिए हटाइए, एक ब्लॉक रख दिए, छोटा सा पार्टिकल है, उसका मास m, और इसको छोड़ दिए, ये स्लिप करके आ गया किनारे, यहाँ पे लास्ट एंड, बॉटम एंड पे एक ब्लॉक रखे थे वेज पे, वेज का मास कैपिटल एम है, ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, और ये स्मूथ सरफेस पे रखे, इनिशियली रेस्ट में सिस्टम। क्वेश्चन में दिया हो रहेगा इनिशियली सिस्टम इज इन रेस्ट, जो भी दिखा रहा है सिस्टम इज इन रेस्ट, और ये लिखा रहेगा कि भाई जमीन स्मूथ है ना। इफ द ब्लॉक slides to bottom from the top of wave, अब ब्लॉक को छोड़ दिए और स्लाइड करके आ गया बॉटम पे, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। बनाइए तो इसको जल्दी से। उसी तरह से दो पार्टिकल लगा, खाली फोटो अलग लगा, उससे कोई मतलब नहीं, तो दो बॉडी है, दो पार्टिकल की तरह हो गया, तो उन सबसे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं, दो पार्टिकल है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या फोर्सेस लगे आप देखिए जरा, जब ब्लॉक इस पे स्लाइड हो रहा है, और ब्लॉक का वेट ऐसा होता है, उसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये वेट को दबाएगा, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वेट के चलते इसको प्रेस करेगा, और वेट का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो अब इस एन का जो एक कंपोनेंट इधर होगा और इधर की तरफ होगा एन का कंपोनेंट, तो इसी कंपोनेंट से ये वेट पीछे की तरफ भागेगा, इसको जो धक्का लगा कांटेक्ट होने से कांटेक्ट फोर्स लगा, उसी के चलते ये इधर की तरफ भागेगा। और क्या होगा, मान लीजिए रफ भी दिया है जिसमें फ्रिक्शन नीचे आ रहा है तो ऐसे लगेगा, और इसमें फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, तो पूरे को सिस्टम अगर हम लोग मानेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको फोर्स देखना है, इस डायरेक्शन में फोर्स देखना है खाली, तो mg तो सीधे सीधे नीचे लग रहा था, इसका कंपोनेंट इधर 0 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इधर कोई फोर्स नहीं होगा। अब इसमें जो है नॉर्मल कांटेक्ट का एक कंपोनेंट आएगा,
जितना यहाँ आएगा नॉर्मल कंपोनेंट का, तो इसमें भी नॉर्मल कंपोनेंट लगा तो उसका कंपोनेंट इधर होगा उतना ही। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल होगा, कैंसिल हो जाए, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स नेट 0 होगा। mg यही नहीं लग रहा था, एक mg लग रहा था, एक ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा, ये 2 फोर्स, एक फ्रिक्शन लगा, 3 फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन का जितना होगा इधर, इसका भी होगा उतना ही इधर, ये दोनों कैंसिल। इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का जितना कंपोनेंट इधर होगा, इसका उतना ही इधर होगा, कैंसिल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन से उनको मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाए। इनिशियली रेस्ट में दिया है तो यूसीएम भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग देखें यूसीएम 0, एसीएम 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेज मूव करेगा पीछे, चूंकि इसमें फोर्स लग रहा है इधर, धक्का के चलते कंपोनेंट उधर लग रहा है, और ये नीचे गिर रहा है वेट के चलते, तो ये लेफ्ट जा रहा है, ये राइट आ रहा है ऊपर वाला ब्लॉक। तो दोनों में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करे। तो यहाँ भी यही कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं जो अभी हम लोग पढ़े, इनिशियली दोनों रेस्ट में, इसलिए सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास डाउन होते जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष हम लोग निकाले, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेंटर मास विल नॉट मूव, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, लेकिन दोनों ब्लॉक ये ऊपर वाला ब्लॉक और ये वेज, ये दोनों मूव करेगा, ये वेज है, ये ब्लॉक, दोनों मूव करेगा, विल नॉट मूव, बट दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल मूव करेंगे, क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से जो धक्का लगेगा उसका कंपोनेंट इसमें बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, इसलिए वो उधर की तरफ जाएगा। तो हम लोग 2 सीन बनाए, तो इसमें भी हम लोग लगा देंगे एम लेफ्ट एक्स लेफ्ट, फॉर्मूला लगाने के लिए जो अभी आपको बताया थ्योरी, इक्वल टू एम राइट एक्स राइट लगा देंगे, बस क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब 2 रफ फोटो बना लीजिए अपने सुविधा के लिए, ताकि आपको समझ में आए, माइंड में सेटिस्फेक्शन हो कैसे कैसे गया। ये ब्लॉक यहाँ था, ये वेज यहाँ था, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा ज्यादा वाले के पास में। अब उसके बाद वेज पीछे खिसक गया, थोड़ा नीचे करके बना देते हैं, वेज पीछे खिसक गया ऐसे, और ब्लॉक आगे की तरफ आ गया, यहाँ पे ब्लॉक बॉटम पे आ गया, वेज पीछे खिसक गया। तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, यही वाई एक्सिस था अपना, यहीं से दूरी मेजर करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सेंटर ऑफ मास एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये यहाँ पे था, ये नीचे था, सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन एक्स वाला पोजीशन सेम रहेगा, इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास रहेगा कहीं। अब ये दोनों आमने सामने अगर हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास एक्स वाला वही रहा, ऊपर से नीचे आ गया, ये थोड़ा हाइट पे था, तो वाई डायरेक्शन में हम नहीं देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं चेंज करेगा कभी भी। तो चलिए इसका कितना दूरी हम लोग मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला गया, वेज चला गया एक्स डब्ल्यू, तो ब्लॉक कितना चला जाएगा, ये वाला लेंथ हम लोग को नहीं दिया है, ये हाइट क्वेश्चन में दिया रहेगा एच, हाइट दिया रहेगा, वो एल नहीं लिखा रहेगा, एच लिखा रहेगा हाइट, ये बेस मान लेते हैं अपने मर्जी से एल लेंथ का है, ये पूरा मान लेते हैं एल लेंथ का, एल में से एक्स डब्ल्यू उधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा दूरी, इधर कितना बचेगा, एल माइनस एक्स डब्ल्यू, एल माइनस एक्स डब्ल्यू, वेज किसका, ये वाला छोड़ चला गया इधर, इस दूरी को माने एक्स डब्ल्यू, टोटल यहाँ से यहाँ तक था एल, यहाँ से यहाँ तक एक्स डब्ल्यू हो गया, खिसक गया ये एक्स डब्ल्यू, इधर कितना बच जाएगा, एल माइनस एक्स डब्ल्यू। चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं, लगाइए फॉर्मूला, लेफ्ट साइड कौन गया, लेफ्ट साइड इधर होता है, वेज गया, तो वेज का मास कितना है, एम, एम लिख दिए, कितना गया एक्स डब्ल्यू ने बोले, एक्स डब्ल्यू लिख दिए। अब राइट साइड कौन गया, ब्लॉक गया, तो ब्लॉक का मास कितना होता है, एम, कितना गया, यहाँ से यहाँ चलाया, यहाँ से यहाँ, ये दूरी नीचे लिखा हुआ है एल माइनस एक्स डब्ल्यू, तो प्लैंक जैसा ही कहानी हो गया,
इस तरह से हम लोग XW निकालेंगे। अब यहाँ से कितना वेज गया ये पूछा था, M इंटू एल माइनस M इंटू XW। अब ये उधर जाके जुड़ जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू XW बराबर ML छोटा वाला m इंटू कैपिटल L। तो वेज का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन में L लेंथ नहीं दिया था, ये बेस का लेंथ हम लोग L माने यहाँ पे, क्वेश्चन में L नहीं दिया था, H दिया हुआ है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं ये H है, ये थीटा है, L कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू H बाय L। तो L इक्वल टू H बाय tan थीटा मतलब H cot थीटा, cot थीटा 1 बाय tan थीटा cot थीटा बोलते हैं। तो खाली L की जगह पे H cot थीटा डाल देना है, H cot थीटा बाय M प्लस M। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन रह गया, खाली इसमें क्या किया था, ये लेंथ L नहीं लिख के इसको H और थीटा दिया था, H और थीटा दे दिया था, L निकल जाएगा हमारा, L की जगह पे डाल दिए इसको, यही आंसर होगा। समझ में आ गया? तो यस लिखना चाहिए आपको, बार बार हम कितना बोले। यस। तो जब भी इस तरह से दो पार्टिकल सिस्टम दिया रहेगा आप क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। अब वेलोसिटी वाला कंडीशन हो, वेलोसिटी की बात हो, तब उसको कैसे करेंगे या देखिए। तब वेलोसिटी के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तब वेलोसिटी की बात करते हैं, इस तरह से आप ये डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी कंडीशन से डिस्प्लेसमेंट वाला। तो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ भी है, तो आप उस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए 2 के बाद 3 पार्टिकल दे, 3 पार्टिकल देगा तो 3 पार्टिकल वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। 3 पार्टिकल देगा, 3 पार्टिकल वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा वेलोसिटी वाला बात हम बताते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम पहले पढ़ाए थे, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व करते हैं, ये न्यूटन्स लॉ से आता है। और न्यूटन्स लॉ जो है हम लोग जानते थे इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, मतलब नॉन एक्सलेटेड फ्रेम। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसका एक्सेलरेशन नहीं है उस जगह पे, उस गाड़ी पे बैठ के आप देखिएगा, या अमुआ के पेड़ के नीचे खड़ा होकर रेस्ट में बैठ के देखिए, इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। तो क्या कहता है ये कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है। अब अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो क्या होगा, अब सोचिए, एक नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है किसी सिस्टम पे वो 0 हो जाए, सब जोड़ जाड़ के खत्म हो जाए नेट फोर्स, इसका मतलब होगा कि dp बाई dt इक्वल टू, अगर ऐसा होगा तब ये बराबर 0 होगा, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा पर सेकेंड। तो अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 0 होता है, इसका मतलब मोमेंटम जो है कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब इसको तोड़ के सिंपल लिख सकते हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो आपका एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम नहीं चेंज करेगा, एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम बराबर एक्स डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। टोटल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का इनिशियल बराबर एक्स डायरेक्शन का फाइनल हो जाएगा। अगर वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो वाई डायरेक्शन का टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, इसी को लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम तक कंजर्व रहे। अगर जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो जेड डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा उधर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। अगर ऑल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो किसी भी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0,
तो ये चेक करना पड़ता है हर क्वेश्चन में कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है कि नहीं है, किस डायरेक्शन में 0 है। एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, ऑन ए सिस्टम इज 0। सिस्टम एक पार्टिकल का, दो पार्टिकल का, बहुत सारे पार्टिकल का आप मान सकते हैं, सब मिलाओ के जो भी फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में 0 होगा, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ये एक बात हो गई, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, सिस्टम इज कंजर्व। अब दूसरी बात इसमें यह है कि भाई ये जो इनर्शियल फ्रेम में था, तो जब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे तो सारा वेलोसिटी इनर्शियल फ्रेम से मेजर्ड होना चाहिए। मतलब ग्राउंड को आप इनर्शियल फ्रेम मानते हैं तो ग्राउंड में खड़े होकर आप मेजर कीजिए, या कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई गाड़ी चल रहा है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नहीं चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो अब वहां से भी आप मेजर करके लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो ऑल वेलोसिटीज मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। जब आप लगाइएगा, ऑल वेलोसिटीज यूज्ड इन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन must be measured from linear momentum conservation, must be measured from inertial frame, must be measured from initial frame, measured from inertial frame। सारा वेलोसिटी इनर्शियल फ्रेम से मेजर करके लिखना हो। मतलब कोई चीज एक्सलेट कर रहा है, उस पर बैठ के वेलोसिटी जो आपको दिखाई पड़ता है वो वाला वेलोसिटी नहीं लिखना है ना। इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके आपको जो दिखता है जितना वेलोसिटी से जाता हुआ, वो वाला वेलोसिटी लिखना है हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में। इस बात का ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में दिया हुआ है तो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट लगा के इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लेना होगा और तब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वही प्लैंक वाला ही क्वेश्चन जिसका आंसर ऑलरेडी आप निकाले थे डिफरेंशिएट करके। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालिए। मान लीजिए प्लैंक है, एम मास है, इसमें एक आदमी पहले इनिशियली रेस्ट में था, खड़ा था, इसका मास एम है, कैपिटल है, एल लेंथ है प्लैंक का, या लेंथ नहीं भी दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, ये देना जरूरी है। कौन से सरफेस पे रखा है? स्मूथ सरफेस। ऊपर आदमी चलेगा तो ये रफ है, रफ रहेगा तभी चल पाएगा, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा। अब इनिशियली द सिस्टम इज इन रेस्ट, इनिशियली क्वेश्चन में लिखा रहेगा इनिशियली द सिस्टम इज इन रेस्ट, सिस्टम इज इन रेस्ट। शुरुआत में रेस्ट में, जैसा सीन ऊपर में दिखाया गया। अब आदमी जो है वॉक करके वीआर वेलोसिटी से रिलेटिव टू प्लैंक, प्लैंक की तरफ चल रहा है हॉरिजॉन्टली। नाउ मैन वॉक्स with a velocity, with a horizontal velocity vr, v यहाँ पैर के पास आर लिख देते हैं, मतलब रिलेटिव टू प्लैंक है इसलिए वी आर लिख, वी आर रिलेटिव टू प्लैंक, रिलेटिव टू प्लैंक। देन फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो प्लैंक कितने से मूव करेगा वो आपको निकालना है। तो जरा कैलकुलेट कीजिए इसमें। तो पहले सोचिए कि भाई आदमी चले कैसे। तो वही कहानी जो हम लोग देखे थे, आदमी चलने के लिए अपने पैरों को मारता है इधर धक्का प्लैंक पे, प्लैंक पे ये जो है आदमी अपने पैरों से धक्का मारता है प्लैंक पे चलने पे, ऐसे मारेगा, इसको रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इसके पैर पे भी लगेगा, दोनों पैर पे लगेगा, मिला के आर लिख दिए। अब इस आर का जितना यहाँ फोर्स लगाएगा उतना ही लगेगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। अब इसका एक कंपोनेंट फ्रिक्शन होगा, यहाँ एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन होगा। उसी तरह से एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाए, एक कंपोनेंट फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ तो स्मूथ है नीचे, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है प्लैंक पे?
यही फ्रिक्शन अनबैलेंस फोर्स है और कोई फोर्स तो इसको रोकने वाला है नहीं, इसलिए ये एक्सलेटेड फ्रेम हो गया, इसका एक्सलेशन होगा प्लैंक का। और आदमी का वेट जो है ऐसे नीचे काम करता है तो mg को बैलेंस कर लेगा n, वर्टिकल डायरेक्शन से को मतलब भी नहीं है, ओरिएंटल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स यही होगी, इसलिए इधर भी एक्सलेशन होगा आदमी का। ये तो आदमी भी एक्सलेट कर रहा है, प्लैंक भी एक्सलेट करेगा जब चलना शुरू करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स आंख से देखेंगे, दोनों को सिस्टम मान लिए, दोनों मिला के देखें कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, तो 0 है। कैसे? ये वाला F प्लस F हो गया तो ये उल्टा है तो माइनस F लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 0 हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब एक्स डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम लोग बोल रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है हो गया 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू नेट फोर्स बाय टोटल मास होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा, और नेट फोर्स 0 हो गया तो आप बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा सिस्टम का। दोनों को मिला के लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। दिस implies linear momentum conservation. This implies linear momentum of the man plus Planck as a system in horizontal direction is conserved. Linear momentum of man plus Planck, दोनों पे अकेला देखेंगे तो linear momentum कंजर्व नहीं होगा, अकेला फोर्स नहीं 0 हो रहा है, होरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स है, इसमें भी फोर्स है, लेकिन दोनों को मिला के देखेंगे तो ये फोर्स कैंसिल कर देगा। तो linear momentum of man plus Planck as a system in horizontal direction is conserved. आंख से रियली में देखना पड़ता है कौन कौन सा फोर्स लगेगा, और रियली में देख करके पता चल गया कि भाई फोर्स सही में 0 होरिजेंटल डायरेक्शन। As a system in a horizontal direction is conserved. Horizontal direction is conserved. अब ये पता चल गया, कंफर्म हो गया कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो चलिए अब लगा देते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इतना एनालिसिस कर लेते हैं, थिंक कर लेते हैं ब्रेन के अंदर में। तो मेरे ब्रेन के अंदर में जो चल रहा है वो बोर्ड पे हम लिख के आपको समझा रहे हैं, तो ये बार बार आपको फोटो आपके क्वेश्चन बनाना नहीं है, साइड में अपना छोटा मोटा फोटो बना लेना है, उससे आप एनालिसिस कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि नेट ओरिएंटल फोर्स 0 है। या मन में भी सोच लीजिएगा, आप आदमी चलेगा तो फ्रिक्शन आगे लगता है, जो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और जब लगा सकते हैं इतना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो अब लगाते हैं। चलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, तो देखें। नेट फोर्स 0 हो गया ओरिएंटल डायरेक्शन में, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिख देंगे कि भाई आदमी को क्वेश्चन कह रहा था कि भाई आदमी चल रहा है वीआर से, जब चलने लगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आदमी कितने से चलने लगा, वीआर से, आदमी वीआर से चलने लगा, इधर वीआर वेलोसिटी से आदमी चलने लगा, तो प्लैंक कितने से भागेगा, आदमी का मास कैपिटल एम था, प्लैंक का वेलोसिटी हम लोग को मानना पड़ेगा, इसमें फ्रिक्शन चूंकि इधर लग रहा है, आदमी पैर पे उधर लग रहा था, तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ मानना पड़ेगा। तो कहां से मानेंगे, तो जमीन से खड़े होके, तो ग्राउंड से के रेस्पेक्ट में इस वेलोसिटी को मानेंगे कि प्लैंक का वेलोसिटी v हो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, और p फॉर प्लैंक होता है तो vp लिख देते हैं। तो लिख देते हैं कि लेट वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एज सीन फ्रॉम अर्थ, और क्लियरली लिखना है तो एज सीन फ्रॉम अर्थ कर दीजिए, एज सीन फ्रॉम अर्थ इज VPE इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको फॉरवर्ड बोलते हैं, उधर बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों बैकवर्ड, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन आगे लग रहा था, इसमें फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, इससे पता चल गया फोर्स भी 0 हो गया, उधर की तरफ इसलिए भागेगा, इसका मास स्मॉल है, इसका मास कैपिटल है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये मान लिया आराम से, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग LMC लगाएंगे। इनिशियल फोटो यही है, इनिशियल फोटो भी रहना चाहिए। ये इनिशियल सीन हो गया और ये फाइनल सीन हो गया। अब अप्लाई LMC, चलिए LMC लगाते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके लिए मैन प्लस प्लैंक दोनों का सिस्टम मान, कौन से डायरेक्शन में, इन ओरिएंटल डायरेक्शन, इन ओरिएंटल डायरेक्शन।
तो लिनियर मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, मास इनटू वेलोसिटी करते हैं। तो प्लैंक का मास m है और वेलोसिटी 0 है शुरू में, ये रेस्ट में था इनिशियल रेस्ट में था, क्वेश्चन में दिया था। आदमी का मास कैपिटल M है और चल नहीं रहा है, रेस्ट में है, और जब चलने लगा तो उसका सीन यहाँ बना है। तो जब प्लैंक चलने लगा तो प्लैंक का जमीन से देखने पे वेलोसिटी इतना है, m मास हो गया। अब वेलोसिटी चूंकि पीछे है इसलिए माइनस vp लिख दे, और आदमी का मास m है, ये आगे है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्लस br, ऐसा लिख दें। लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग गया, तो ये मैन प्लैंक का वेलोसिटी आ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हमने बताया था कि भाई ये वेलोसिटी क्या है, ये तो है वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक है। अब प्लैंक में जो कि फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन है हमारा। आदमी में भी फोर्स लग रहा है तो इसका भी इधर एक्सेलरेशन है, ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। तो इसके रेस्पेक्ट में इसमें बैठ के देखें तब आदमी दिख रहा है वीआर से, बट लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में ये जो लगा है ये रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी वेलोसिटी देख के नहीं लगा देंगे, है कि नहीं? किसी को भी अपना वाइफ नहीं बोल देते हैं, जिससे परमिशन मिला हुआ है उसी को वाइफ बोलते हैं। कोई भी देखे लेडी को उसको बोल दिया वाइफ तो मार हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे खाली वेलोसिटी देख लिया और लिख देंगे, वैसा काम नहीं करेंगे। तो वेलोसिटी कहाँ से देखने पे होना चाहिए? एज सीन फ्रॉम अर्थ, इसलिए इसका वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम अर्थ निकालना होगा और वो यहाँ पे लिखना होगा। तो वही खास बात है, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई भी वेलोसिटी नहीं डाल देंगे, वही वेलोसिटी डालेंगे जो कि अर्थ से बैठ करके देखने पे आपको दिख रहा है। तो चलिए इनर्शियल फ्रेम से बैठ के देखने पे जो दिख रहा है, तो यहाँ पे अर्थ को इनर्शियल फ्रेम माने हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम अर्थ, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, एज सीन फ्रॉम अर्थ, एज सीन फ्रॉम अर्थ। देखिए कैसे लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम अर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैन जो है प्लैंक के ऊपर मूव करता है, प्लैंक भी मूव कर रहा था, तो मैन रिलेटिव टू प्लैंक और प्लस प्लैंक रिलेटिव टू अर्थ, ये फॉर्मूला। प्लैंक भी मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी पहले इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में प्लस इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जोड़ देंगे तो ये इसका इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, इसका इसके रिस्पेक्ट में और इसका इसके रिस्पेक्ट में जोड़ देंगे तो इसका इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में जोड़ना है। तो देखिए मैन रिलेटिव टू प्लैंक दिया हुआ था वी आर, किधर जा रहा है? आई कैप की तरफ, तो आई कैप मतलब प्लस हम लोग लिख देंगे खाली, और प्लैंक का किधर है? ये वीपी है, किधर है? माइनस आई कैप की तरफ, तो वीपी है माइनस आई कैप की तरफ, तो ये हो गया वी आर माइनस वीपी और इधर की तरफ फाइनल आई कैप आ गया। आई कैप को हम लोग प्लस माने हैं, उधर वाले को माइनस बोले हैं, तो ये आई कैप की तरफ आया इतना, तो वो वाला यहाँ पे डालना होगा। तो ये अगर नहीं मूव करता तब ये वी आर ही हो जाता है रिलेटिव टू अर्थ, लेकिन ये भी मूव कर रहा है तो इसके वेलोसिटी को, जो मूव कर रहा है उसके वेलोसिटी को इसमें घटा देते हैं और तब जाके डालते हैं वी आर माइनस वीपी, क्योंकि उल्टा मूव कर रहा था, जोड़ देते हैं उसके वेलोसिटी को, जोड़ दिए, चूंकि ये उल्टा है इसलिए इसमें घट गया, इसके वेलोसिटी में इसका वेलोसिटी जोड़ देते हैं, तो ऐड करते हैं, चूंकि उल्टा है तो ये माइनस हो गया, इसीलिए ऐड किया ना यार, ये उल्टे डायरेक्शन में था इसलिए माइनस आया। इसके वेलोसिटी में जिसपे ये मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी जोड़ देंगे तब इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अब ये से सॉल्व करके हम लोग वीपी निकाल लेंगे। अब ये उधर चला गया, इसमें देखिए एम लेफ्ट वी लेफ्ट इक्वल टू एम राइट वी राइट आ गया। ये फॉर्मूला कैसा बन गया? ये बन गया, लेफ्ट कौन जा रहा था? प्लैंक, कितना वेलोसिटी था? इतना अर्थ के रेस्पेक्ट में, वो एम लेफ्ट वेलोसिटी लेफ्ट, और ये कौन जा रहा था? आदमी राइट वर्ड, इसका वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में इतना होगा, जमीन से देखने वाला वेलोसिटी डालना है, तो सारा वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो एम लेफ्ट वी लेफ्ट इक्वल टू एम राइट वी राइट यहाँ भी लगा सकते हैं, तो शॉर्टकट में कर सकते हैं, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बगैर लिखे, लिखने के बाद वही आ जाता है, एम लेफ्ट वी लेफ्ट एम राइट वी राइट।
लेकिन सारा वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। बस अब सॉल्व हो चुका है, इसको उधर ले जाके कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ओके लिखिए जल्दी, नोट कर लीजिए, ओके लिखिए जल्दी। अब उसको सॉल्व करके आप निकाल लीजिए कितना आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिए। वी आपको कौन सा निकालना है, ये वाला वेलोसिटी निकालना है, वीपी प्लैंक का वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। आप सॉल्व कर लीजिए उसको जल्दी से, सॉल्व करके प्लैंक का वेलोसिटी हमको बताइए कितना आता है। सॉल्व करके प्लैंक का वेलोसिटी हमको बताइए कितना आता है। और जिसका पिछला क्लास छूट गया है, उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज के क्लास में पिछले क्लास का जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया फाइनल आंसर, एमबीपी इक्वल टू एमबीआर माइनस कैपिटल एमबीपी, ये उधर ले जाके जोड़ देते हैं, एम प्लस एम इंटू वीपी बराबर एमबीआर। ये तो पहले भी निकाले थे, जो एक्स वाला निकाले थे उसी को डिफरेंशिएट करने से, हाँ वही आंसर है। तो प्लैंक का वेलोसिटी जो हो गया जमीन से देखने पे, वो हो गया मैन का मास रिलेटिव मोमेंटम ऑफ मैन हो गया, प्लैंक के रिस्पेक्ट में मैन का मोमेंटम डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, यही आंसर है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब मान लीजिए कि भाई एक ट्रॉली दे दिया, क्या दे दिया, एक ट्रॉली। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक ट्रॉली दे दिया, इसमें व्हील लगा हुआ है और जो है ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं, फिसल रहा है। और इसमें दो आदमी खड़ा है, एक लेफ्ट साइड में है, वो आदमी उधर की तरफ जंप करने वाला है, इसका मास m है, और एक राइट साइड में आदमी है और इधर इसका मास m है, और इस ट्रॉली का मास स्मॉल m है ना। अब के दफे क्वेश्चन में क्या है, दो बार वही काम करना है। अब देखिए ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली पे, इस पे जो है ये रेल रोड कार बोलते हैं, रेल रोड कार, और ये स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, और ये आदमी यहाँ खड़ा है और ये आदमी यहाँ खड़ा है, और इस पूरा कार्ट का जो है मास m है, व्हील्स वगैरह सब सब लगा के। अब क्या होता है कि इनिशियली रेस्ट में है, ये मैन ए है, ये मैन बी है, इनिशियली मैन ए एंड बी दोनों का मास सेम है, आर इन रेस्ट ऑन द ट्रॉली। यहाँ लिख देते हैं इनिशियली द सिस्टम आर इन रेस्ट, इनिशियली द सिस्टम इज इन रेस्ट, इनिशियली द सिस्टम इज इन रेस्ट, सब मिला के रेस्ट में। अब क्या कहता है कि ये आदमी इधर की तरफ जंप किया, ये आदमी इधर की तरफ जंप किया, तो ट्रॉली जो है भागेगा इधर, आगे पीछे, ये आगे पीछे की तरफ जंप करेगा तो आगे की तरफ भागेगा। उसके बाद फिर दूसरे बार ये आदमी भी जंप कर गया इधर, ट्रॉली बहुत हाई स्पीड से होगा तो उसको पीछे झटका लगेगा, उसका स्पीड थोड़ा कम होगा, या नहीं तो इसी ज्यादा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी, इसी का मास और वेलोसिटी मोमेंटम ज्यादा है तो ट्रॉली पीछे भी जा सकता है फिर। तो दोनों बारी बारी से जंप करता है। तो जंप करने के बाद आपको पूछ रहा है कि भाई ट्रॉली का फाइनल वेलोसिटी क्या हो। तो इफ a man A jumps horizontally with a velocity Vr leftward, इधर की तरफ जंप किया Vr से, और ये इधर की तरफ जंप करेगा बाद में Vr से,
बाद में। तो मैन ए जंप horizontally with a velocity vr leftward, and then the man B jumps horizontally with a velocity vr rightward relative to cart ये भी लेफ्टवर्ड रिलेटिव टू कार्ट है। एंड देन मैन बी जंप्स हॉरिजॉन्टली विद a velocity vr rightward, वो लेफ्टवर्ड जंप किया, ये राइटवर्ड। देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। दो आदमी चढ़ा हुआ है तो 2 बार हमको एलएमसी लगाना पड़ेगा। 50 आदमी रहता तो 50 बार एलएमसी लगाना पड़ेगा बारी बारी से। इसके पहले आप एक वाला बनाए थे, एक ही आदमी रहता है तो ये उधर गया तो ये कितने जाएगा वो निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब ये दोनों चलने लगेगा, उसके बाद तब ये जंप किया, तब निकालना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होइएगा, तब इसको सॉल्यूशन करना है। जैसे पहले किए थे उसी तरह से इसमें भी एलएमसी लगेगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग देख लिए भाई, आदमी जंप करेगा तो क्या कैसे जंप करेगा, फ्रिक्शन लगेगा उसके पैरों। हवा में जब ये आदमी है, इसमें ओरिएंटल डायरेक्शन में खाली फोर्स देखें, फ्रिक्शन लगेगा। ये कार्ट है, इसमें फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। और ये आदमी तो यहाँ पे खड़ा है, अभी पहला जब जंप किया, मैंने जंप किया है तब हम लोग बात देख रहे हैं। ये हवा में कितने वेलोसिटी जंप किया, वीआर। ये इधर की तरफ भागेगा इस फ्रिक्शन के चलते, तो इस पूरे का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v1, है ना। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ कार्ट हो गया रिलेटिव टू अर्थ, जमीन से देखने v1 मान लेते हैं हम लोग, ये मान लिया अपने से। तो पहला वाला मानना पड़ता है, एक मान लेते हैं, एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक मान लेते हैं। लेकिन ये रिलेटिव टू कार्ट दिया हुआ था, कार्ट के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी था वी आर, इसको अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। ये जो हवा में है आदमी, इसका वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो अगर पूरे को सिस्टम मानेंगे हम लोग, तब ये फोर्स दोनों मिलके 0 हो जाए, तब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो मैन ए प्लस बी प्लस कार्ट को सिस्टम मानेंगे तो ओरिएंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, एलएमसी लगाएंगे। इनिशियली ये रेस्ट में था, इनिशियल वाला सीन ये हुआ, रेस्ट में, ऐसा कहानी। तो क्वेश्चन आप लिख लिए हैं, सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं, एलएमसी लगाना होगा। तो पहला कहानी यही हो जो अभी दिख रहा है आपको पिक्चर में, इनिशियली ऐसा था और फर्स्ट जंपिंग के बाद ऐसा हो, है ना। फर्स्ट जंपिंग जब होगा तो ये कहानी, तो उसमें कितना वेलोसिटी होगा ये निकालना होगा। तो मान लिया कि लेट वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज v1, लेट वेलोसिटी ऑफ कार्ट is v1 in oriental direction, relate as in from earth, after jumping मैंने जंपिंग अप मैंने जब जंप किया तब इसका मान लिया कि वेलोसिटी v1 है। अब हम लोग पहले वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू अर्थ निकालेंगे। ये तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मान लिया, ये नहीं अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसको निकालना पड़ेगा। वो तो इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मैन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब मैन का वेलोसिटी कार्ट के रिस्पेक्ट, रिलेटिव टू कार्ट, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट रिलेटिव टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ कार्ट रिलेटिव टू अर्थ, यही काम करना पड़ेगा। तो देखिए एक दिया हुआ है और ये मान लिया है, ये निकल जाए, दोनों को जोड़ देना पड़ता है तो निकल जाए। ये दोनों उल्टा है तो घट जाएगा। तो मैन का क्या है वेलोसिटी, वी आर दिया है, किधर दिया है माइनस आई का, और कार्ट का क्या है v1 है, किधर है आई कैप माने। जब वो उधर जंप किया, इसमें झटका इधर लगा तो इधर जाएगा, राइट वर्ड जाएगा। ये v1 माइनस vr लिख दिए, आई कैप ऐसे लिख दिया। तो वेलोसिटी निकल गया
जमीन के रिस्पेक्ट में। अब इसका भी वेलोसिटी मालूम हो गया और इसका तो पता है ही, इसमें ये कार्ड भी है और ये आदमी भी खड़ा है, दोनों है। तो चलिए अप्लाई एलएमसी, नेट फोर्स 0 दिख रहा है हम लोग को, तो अप्लाई एलएमसी फॉर मैन ए प्लस मैन बी प्लस कार्ड एज ए सिस्टम। चलिए एलएमसी लगाइए। इनिशियल मोमेंटम बोलिए शुरू वाला, टोटल इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन। तो बोलिए यहाँ पे एक एक करके देखिए, ये है कार्ट प्लस मैन, तो दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है। अभी वो जंप नहीं किया, इसका वेलोसिटी v1 है आई कैप की तरफ, तो पॉजिटिव लिख दिए। और ये इनिशियल वाला तो 0 था सबका, ये पूरा रेस्ट में है, m प्लस m इंटू 0, शुरुआत में पूरा सिस्टम रेस्ट में है। इनिशियल वाला 0 है, फाइनल वाला ये लिख रहे हैं। अब इसका लिखते हैं वेलोसिटी हम लोग मैन का। ये वाला जो जंपिंग मैन है उसका मास m है, उसका वेलोसिटी इतना निकाले हैं आई कैप की तरफ, आई कैप मतलब पॉजिटिव v1 माइनस v है, ऐसा हो गया। तो अब इससे v1 हम लोग का निकला है, सॉल्व कर देते हैं, v1 निकला है। तो कितना हो जाएगा, इसको उस साइड भेज देते हैं या मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0 इक्वल टू m प्लस m v1 रहने देते हैं इसको ऐसा ही, और इसको खोल देते हैं प्लस m v1 माइनस m br। अब m br उधर लेते चले जाते हैं, यही निकालना हमको br, v1 निकालना v1, m br उधर लेते जाते हैं, सॉल्व कर देते हैं। m br इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये दोनों जुड़ जाएगा एक साथ, v1 कॉमन हो जाएगा, 2m प्लस m इंटू v1, 2m प्लस m इंटू v1, 2m प्लस m इंटू vm। v1 निकल गया हम लोग को, कार्ड कितने से रिक्वायर है। पहला जैसे क्वेश्चन किए थे उसी तरह का आ गया, खाली मास यहाँ ज्यादा था। पहले क्वेश्चन में क्या था, ये आदमी नहीं था, एक ही आदमी था, तो चल रहा था या जंप किया, एक ही जैसा हो गया। तो उस केस में हमारा क्या आंसर आया था, कैपिटल M इंटू वी आर बाई एम प्लस एम। इसमें एक आदमी ज्यादा है तो यहाँ नीचे 2m हो गया खाली। यही पहला जंपिंग के बाद कार्ड कितने से मूव करेगा आगे वो पता चल गया। अब दूसरा जंपिंग ये आदमी कर रहा है, तो अब नया सिचुएशन बनाएंगे, नया सिचुएशन यही हो गया है। अब नया सिचुएशन शुरुआत यहाँ से करेंगे, ऐसा कहानी हो गया है। अब ये जंप करेगा तो एक और फोटो बनाना होगा। तो पहले जंपिंग के बाद एलएमसी लगा के वेलोसिटी निकल गया, काट का क्या हो। अब सेकेंड स्टेप, व्हेन मैन बी जंप, सेकेंड जंपिंग। यहाँ तक समझ गए तो यस लिख के ओके कीजिए। दूसरा वाला लिख देंगे जल्दी से, खत्म हो जाए। अब सेकंड जंपिंग का कहानी लिखते हैं, जिसका जरूरत नहीं है मिटा देते हैं। v1 जो आया यहाँ पे कोने में लिखा हुआ है, v1 जो आया कोने में लिखा हुआ है, ये रहने दीजिए, ये आंसर आ गया है। अब ये सब मिटा देते हैं। अब चलिए अब दूसरे जंपिंग की कहानी बोलते हैं। अब दूसरे जंपिंग के लिए शुरू वाला केस हो गया, इनिशियल हो गया। सेकंड जंपिंग के लिए इनिशियल केस हो गया, ये इनिशियल फोटो हो गया, इनिशियल फोटो हो गया सेकंड जंपिंग के लिए। फाइनल क्या होगा, अब ये आदमी भी जंप कर जाता है। ये आदमी जब जंप कर जाएगा, हवा में होगा, ये आदमी जंप कर गया, इसका वेलोसिटी बोला था रिलेटिव टू दिस वी से जंप किया, इसमें फ्रिक्शन इधर की तरफ, इसमें फ्रिक्शन इधर की तरफ। अब ये कहानी हो जाएगा हमारा, कार्ड खाली बच जाएगा। अब ये आदमी वी से जंप किया तो हम लोग इसका वेलोसिटी इधर की तरफ मान लेते हैं, v2 है। ये वेलोसिटी अब काट हो गया रिलेटिव टू अर्थ, सेकेंड सिचुएशन v2 मान लीजिए। एक मानना पड़ता है भाई, ये आगे गया तो ये पीछे झटका लगा, पीछे गया। लेट वेलोसिटी ऑफ कार्ड, कंफर्म नहीं है कि पीछे ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जाना था v1 से, झटका लगा तो थोड़ा कम हो गया वेलोसिटी, और v1 इधर भी मान सकते हैं, आप ऐसा भी मान के बना सकते हैं, v2 इधर मान के बना सकते हैं कि वेलोसिटी थोड़ा कम हो गया, आगे ही जाता रहा,
या इसी का मोमेंटम ज्यादा है इसके मोमेंटम से, तो ये पीछे चला जाएगा, ये आगे गया, ज्यादा झटका लगा तो पीछे भी भाग सकता है। चलता हुआ कार का वेलोसिटी रोका फिर पीछे भी कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, हाथी जंप कर गया उसमें से। तो लेट वेलोसिटी ऑफ कार्ट is v2 relative to earth या as seen from earth in horizontal direction, in horizontal direction, in horizontal कौन सा डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन, in horizontal backward direction after jumping up man B, after jumping up man B। उसी तरह से आराम से बनाते जाना है, 2 बार है तो 2 बार लगाएंगे, वही काम जो ऊपर किए थे वही काम अब यहाँ करना है। अब क्या करना है हम लोग को, तो सबसे पहले ये इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन बी रिलेटिव टू अर्थ निकालना होगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन बी रिलेटिव टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट रिलेटिव टू अर्थ। तो मैन बी को आंख से देखिए आप, वी आर से जा रहा था रिलेटिव टू कार्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ था आई कैप की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ जंप किया था। अब कार्ट हम लोगों ने मान लिया v2 इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस आई कैप, तो दोनों उल्टा था इसलिए घट गया, वी आर माइनस v2 आई कैप, जोड़ना था दोनों को, उल्टा था इसलिए घट गया। अब वेलोसिटी रेडी हो गया, अब एलएमसी लगा देना है हम लोग को और कुछ नहीं करना है। एलएमसी लगाते हैं यहाँ पे, अप्लाई एलएमसी, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। इनिशियल वाला ये सीन है, फाइनल ये सीन है। इनिशियल मोमेंटम बताइए जल्दी से, तो इसका मोमेंटम कितना है जो जंप कर रहा है, तो काट चल रहा है m प्लस m था पहले, और ये जा रहा था v1 से, अर्थ के रेस्पेक्ट में ही था इधर, और ये पीछे की तरफ इसका अर्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकाले थे ना, मोमेंटम। अब का वो उसका तो जरूरत नहीं है, ये वाला है नहीं, इसका जरूरत नहीं है, ये जब जंप कर गया तो ये खत्म हो गया। अब खाली ऐसा ही बचा था सेम, वो जंप कर गया तो खत्म हो गया। अब ये इनिशियल ये वाला बचेगा, सेकेंड जंपिंग करने से पहले वो तो जंप कर गया अपना, गया गया गड्ढे में। अब बचा हमारा कार्ट और ये आदमी, और कार्ट चल रहा है, ऐसा कहानी था उसका, उसको अब नहीं लेना है, जो जंप कर चुका है उसको नहीं लेना है, वो मिटा दिया। अब ये चलती हुई कार में आदमी खड़ा था और जंप कर गया, तब ये कहानी बना। तो यही खाली बचेगा, m प्लस एम इंटू v1 से जा रहा था गाड़ी, वही बचेगा। एक आदमी तो कूद चुका है, जंप कर चुका है पहले। अब इसका लिखिए, ये m है पीछे की तरफ, तो माइनस v2 और प्लस इसका लिखिए, इसका मास है कैपिटल M और उसका वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाले इतना, ये वी आर माइनस v2, वी आर माइनस v2 आई कैप की तरफ है इसलिए प्लस में रहने दिए, बस हो गया, इससे v2 निकल जाएगा। तो एम v2 को उधर लेते जाते हैं, उसको इधर, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले और फिर उधर ले जाइए। सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, ओके कर दिए। एलएमसी फिर लिख दिया, v2 इसी में से मिल जाएगा तो आंसर हो जाएगा। अब खाली वैल्यू पुट करने की का काम है, कैलकुलेशन का काम है थोड़ा बहुत। आंसर आ चुका है, अब खाली उसमें से v2 आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिए कितना आता है। v2 खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिए कितना आता है। v2 सॉल्व करके देखिए कितना आता है, जल्दी से बताइए फाइनल v2 कितना आया, बाद में v1 डाल दिया जाएगा। v2 कितना आया वो देख लीजिए, बाद में v1 डाल दिया जाएगा। इसी को खाली सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे इसको माइनस mv2 हो गया प्लस mvr माइनस कैपिटल mv2, ये mv2 जुड़ जाएगा तो माइनस m प्लस m इंटू v2 हो जाएगा प्लस mv। अब इस वाले चीज को उधर ले चलते हैं, इस वाले चीज को इधर ले आते हैं, तो m प्लस mv2 उस साइड जाके प्लस हो गया और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा।
एम बी आर माइनस एम प्लस एम इंटू V1। अब एम प्लस एम से डिवाइड कर देते सब में, ये पहला वाला जो बचा था एम प्लस एम V1 इसमें से घट गया। जब एक आदमी जंप कर गया तो एक ही को ना बचा, ये वाला ना। एक आदमी जंप कर गया तो फिर उसके जंप करने के बाद तो यही निकालते थे हम लोग, और पहले चूंकि इसका वेलोसिटी आगे था तो उस वेलोसिटी को घटा दिया, तो यही आंसर हो जाए। पुट कर दीजिए V1 पुट कर दिया तो हो जाएगा MP। एक जंप करने के बाद सीन हमारा बच गया था, ऐसा चलता हुआ था, ये रेस्ट में था तो हम लोग निकालते थे। देखिए एक आदमी था और एक ही आदमी खाली जंप करता, ये रेस्ट में रहता है तो यही फॉर्मूला, ये वाला यही आंसर आता था। ये अगर चलने लगता था या जंप करता था, ये कितने से पीछे भागता, ये आंसर आता था। लेकिन ये कार चलता हुआ था इसलिए उस वेलोसिटी को घटा दिया गया। सॉल्व करके निकाले तो आंसर ऐसा है। अब V1 ये डाल दिया माइनस एम बी आर बाय एम प्लस 2m प्लस एम। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो गया फाइनल आंसर। और चाहे तो आप एलसीएम लिख करके और भी काटकुट कर सकते हैं, और आपको सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकते हैं, अभी और स्कोप है सॉल्व करने, लेकिन ऐसा लिखने से आंसर आपको समझ में आएगा। एम बी आर एलसीएम ले लिए तो 1/m माइनस 1/2m प्लस, ये आंसर। बोलिए सर और सॉल्व कर सकते तो कर दीजिए और सॉल्व। एम बी आर ये हो गया 2m प्लस m माइनस m बाय m इंटू 2m प्लस m। ये mm कट जाएगा, कटेगा नहीं, घट जाएगा, तो घट जाएगा तो उधर बच जाएगा एम बी आर इंटू एम प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय m इंटू 2m प्लस m। अब ये m भी कट जाएगा, तो फाइनली आंसर बच गया आपका V2 इक्वल टू m प्लस एम बी आर डिवाइडेड बाय 2m प्लस। इस तरह का कुछ आंसर है। हाँ कैलकुलेशन गलती कर दी हम, ठीक है कैलकुलेशन। ये एलसीएम इतना हो जाएगा, ये कट गया तो ये लिख दिया, ये कट गया तो ये लिख दिया, ठीक ही है ना। इतना रहने देते हैं, तो आप देखिए कि क्या कहानी होता है, कैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा। तो आपको क्या करना है अब आगे कि भाई